हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू का पार्ट 8 वीडियो है, जिसमें हम लोग 15 जून 2023 के शिफ्ट सेकंड में जो भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम? तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? पंडिता रामाबाई, एम एन रॉय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या राम मनोहर लोहिया? तो इसके करेक्ट आंसर जो होगा वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। बी आर अम्बेडकर जो तो बुक लिखते हैं फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। इसमें एग्जामिन करते हैं कि फेडरेशन में और इंडिविजुअल लिबर्टी में किस प्रकार का संबंध होता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि एक जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम को हमेशा प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए और साथ साथ मेंटेन किया जाना चाहिए नेशनल यूनिटी को। ठीक है, तो इसके माध्यम से वो दिखाते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में किस प्रकार जस्ट और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को इंश्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द ट्रूथ इज नॉट दैट द स्पिरिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्क्वेस्ट इज एट द ओरिजिन एंड इन द सेंटर ऑफ वेस्टर्न नेशनलिज्म? तो इसमें से किसका यह कहना है कि जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है, पाश्चात्य राष्ट्रवाद है, उसके ओरिजिन और सेंटर में हमेशा से जो कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्क्वेस्ट नहीं रहा है, यह सत्य नहीं रहा है? तो ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये वेस्टर्न नेशनलिज्म के क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है ये प्रायोरिटाइज करता है कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्क्वेस्ट को और मटेरियल पावर को ओवर हार्मनी और स्पिरिचुअल वैल्यूज पर। इनका मानना है कि जो नेशनलिज्म होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, उसमें ह्यूमन वैल्यूज को, स्पिरिचुअल जो वैल्यूज है और जो हार्मनी है उसको प्रधानता देनी चाहिए। वो मानते हैं कि जो नेशनलिज्म होता है वो यूनिवर्सलिज्म होना चाहिए, ठीक ना, और इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। इसमें जो है तो ह्यूमन यूनिटी और कल्चरल इंटीग्रेशन को ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि केवल कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्क्वेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य विच अमंग द फॉलोइंग six method of foreign policy is applied by the would-be conqueror to the element of his circle of the state? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उन्होंने 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी दिया था। उसमें विजय जो होता है, जो विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है, उसको लिए किस प्रकार है, कौन सी इन 6 पॉलिसियों में का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उनमें जो 6 मेथड बताए हैं कौटिल्य ने, उनमें से कौन से यहाँ पर जो है तो हैं। तो मेकिंग पीस की बात की जाती है, ठीक ना, सही है। रिमेनिंग नॉन वायलेंट रहने के लिए बात नहीं करते। स्टेइंग क्वाइट, आसन की बात करते हैं यानी शांत रहने की बात करते हैं। और सीकिंग सपोर्ट यानी संधि की बात करते हैं, दूसरे से सपोर्ट सहायता लेने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपके ए सी और डी उनके 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी में आता है, जबकि बी नहीं आता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी ए सी डी वो करेक्ट होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में विगजुस के लिए, यानी ऐसा व्यक्ति जो विजय की इच्छा रखता है, उसके लिए 6 मेथड बताते हैं फॉरेन पॉलिसी में। वो किस प्रकार से जो सर्कल है, मंडल है, उसमें किस प्रकार वो नेविगेट करेगा, किस प्रकार व्यवहार करेगा। ये 6 मेथड है। पहला है संधि यानी पीस के द्वारा। दूसरा है विग्रह करके यानी युद्ध के द्वारा। तीसरा है आसन करना चाहिए यानी शांत रहने के लिए, जब स्थिति हमारे पक्ष में ना हो तो हमें शांत रहना चाहिए। यान यानी युद्ध की तैयारियां किस प्रकार करना चाहिए, युद्ध की तैयारी के लिए बात करते हैं। शमशार की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, अपने से पावरफुल जो राजा है उससे सपोर्ट, अगर सहायता की आवश्यकता पड़े सहायता लेने की। और द्वैती भाव की भी बात करते हैं, डबल पॉलिसी की बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक जो राजा होता है, विजिगस जो होता है, वो एक साथ ही किसी आज एक राष्ट्र से युद्ध कर रहा होता है, जबकि दूसरे राष्ट्र से वो सहायता ले सकता है। तो इस प्रकार के जो है तो 6 मेथड की बात कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में करते हैं। ये उनके विजिस जो होता है उसके सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है कोई इनमें से किन मेथड्स का प्रयोग करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द टास्क ऑफ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन? तो श्री अरविंदो जो है तो का जो टास्क ऑफ स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन की जो बात करते हैं वो किस पर आधारित है? ट्रुथ कॉन्शियसनेस पर, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर, रेडिकल ह्यूमनिज्म पर या इंडिविजुअलिज्म पर? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनके समय में आती नहीं। रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है तो एम एन रॉय से संबंधित है। इंडिविजुअल का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये ट्रुथ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं।
ठीक ना। तो अरविंदो किसकी बात करते हैं, ट्रुथ कॉन्शियसनेस के माध्यम से ही उनके जो स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन है वो लाया जा सकता है, ठीक ना। तो रिवोल्यूशन, जो स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन के लिए वो सत्यम चैतन्य की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द राइटिंग ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ बुक्स दी हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। पहला है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जो बुक लिखी गई थी ये 1936 में लिखी गई थी। हु वर शूद्राज, ये इनकी बुक लिखी गई थी 1946 में। फ्यूचर ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये इनकी बुक लिखी गई थी 1953 में। और द अनटचेबल्स, ये जो बुक लिखी गई थी 1948 में लिखी है। तो करेक्ट क्रोनोलॉजी जो होगा ए बी डी सी होगा, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, ए बी डी सी। एनहिलेशन कास्ट 1936, हु वर शूद्राज 1946, द अनटचेबल जो लिखी गई थी 1948 में लिखी गई थी, और फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनकी 1953 में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी कंसीडर द गार्डियन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एज डायलॉग देन विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है। अगर हम लोग गांधी के जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह उसको डायलॉग के रूप में देखें तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको पता करने हैं। फर्स्ट है, द नेचर ऑफ गांधीयन ट्रूथ इज फैसिलिटेट डायलॉग, जो गांधी का सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है वो डायलॉग पर आधारित है। तो ये करेक्ट है, सत्य के लिए आग्रह यानी जो ट्रूथ है उसके लिए बात करना वो डायलॉग पर आधारित है, ये करेक्ट है। द नेचर ऑफ गांधीयन ट्रूथ इज एंटीथेटिकल टू इक्वलिटी, ये जो गांधीयन का ट्रूथ है यानी सत्याग्रह है वो इक्वलिटी का विरोधी है, ये इनकरेक्ट है, ठीक ना। विरोधी नहीं बल्कि समानता की वो बात करता है, ठीक ना। उसके साथ कोऑपरेट करने की बात करता है, ना कि उसका विरोधी है। इन सच ए डायलॉग पार्टीज आर कंस्ट्रक्टेड एज द एडवर्सरीज, यानी जो डायलॉग करने वाली पार्टीज होती है वो एडवर्सरीज को, सिचुएशन को और बुरी बना देती है डायलॉग के माध्यम से, ये भी इनकरेक्ट है, बल्कि सिचुएशन क्या होती है इससे इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है, द क्वेस्ट ऑफ द ट्रूथ इज शेयर्ड एक्सरसाइज, जो क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ के लिए होता है वो शेयर्ड एक्सरसाइज होता है, दोनों के द्वारा आपस में डायलॉग होता है, बातचीत होती है, और क्या सत्य है उसके लिए क्या सही होना चाहिए या क्या न्याय है उसके लिए क्वेस्ट किया जाता है, उसके लिए उसकी खोज की जाती है, तो ये भी सही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए और जो डी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, नॉट ट्रू है बी और सी। तो यहाँ पर पूछा था नॉट ट्रू, यानी आपका बी और सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको थिंकर्स दिए हुए हैं और सेकंड जो लिस्ट है उसमें उनके जो की कॉन्सेप्ट है उसको दिया गया है, तो आपको करेक्टली मैच कराना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो ट्रू फ्रीडम का देते हैं कॉन्सेप्ट। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, ये संपूर्ण कांत की बात करते हैं, ठीक ना। राम मनोहर लोहिया ये चौखंबा मॉडल देते हैं, और वीडी सावरकर जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो बात करते हैं वो ट्रू फ्रीडम की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति की बात यानी टोटल रिवोल्यूशन की बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया जो है वो चौखंबा मॉडल राज्य की बात करते हैं, एडवोकेट करते हैं। और वी डी सावरकर हिंदू राष्ट्र को प्रमोट करने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said radicalism thinks in terms neither of nation nor class, its concern is man, its concern freedom as the freedom of individuals। तो इनमें से कौन से थिंकर का यह कहना है कि जो रेडिकलिज्म होते हैं वो ना तो नेशंस के रूप में, नेशन के टर्म में सोचते हैं, ना तो क्लास के टर्म में सोचते हैं, वो मैन के कंसर्न को लेकर सोचते हैं, विचार करते हैं। उनका जो कंसर्न होता है वो फ्रीडम को लेकर होता है और इंडिविजुअल फ्रीडम को लेता है, इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को लेकर वो सोचते हैं। ये किसका कहना है, ये कहना है एम एन रॉय का, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, एम एन रॉय आपका करेक्ट होगा। एम एन रॉय थिंकर थे, इंटेलेक्चुअल थे। ये अपने जीवन में 3 फेज से गुजरते हैं। पहला जो इनके लाइफ का फेज होता है उसमें वो एज ए नेशनल रिवोल्यूशनरी की तरह सोचते हैं, विचार करते हैं। सेकंड इनके फेज जो होता है वो एज ए मार्क्सिस्ट के रूप में होते हैं, और जो लास्ट फेज होता है उसमें रेडिकल ह्यूमनिस्ट के रूप में ये व्यवहार करते हैं या सोचते हैं टर्म में। इनका जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट थिंकर से इन्फ्लुएंस है, इसमें मार्क्स हैं, हीगल हैं, लेनिन है, हॉब्स हैं, ये सब आते हैं।
1914 से 1947 का जो पीरियड रहता है उसमें अपने आप को रेडिकल्स के रूप में वो अपने आप को कंसीडर करते हैं। ठीक ना, फिर बाद में वो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म या न्यू ह्यूमनिज्म की भी बात करते हैं। ठीक है ना, इनका जो न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक पर है, यानी वर्ल्ड के सिटीजन्स के रूप में वो सोचते हैं, ना कि एक नेशन या क्लास के टर्म में वो नहीं सोचते। ठीक ना, इनका न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट न्यू इसलिए है क्योंकि जो उनका ह्यूमनिज्म या मानववाद का विचार है वो इनरिच है, रिइंफोर्स है या एलोबरेट है साइंटिफिक नॉलेज से और सोशल एक्सपीरियंस से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने गेन किया है इतने वर्षों में। ठीक ना, उस पर ये आधारित होता है। इनका जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी व्यक्तिवादी व्यक्ति पर आधारित है। वो मैंस को एज ए मोरल एंटिटी मानते हैं, ना कि केवल बायोलॉजिकल एंटिटी के रूप में देखते हैं। ठीक ना, वो मोरल इसलिए मानते हैं क्योंकि मैन जो होता है वो रेशनल होता है, तार्किक होता है, वो तर्क करता है, उसके अंदर बुद्धि है। ठीक ना, तो वो मानते हैं कि जो इंडिविजुअल होना चाहिए उसको किसी भी राष्ट्र के या किसी भी क्लास के सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। तो अपने जो मैनिफेस्टो लिखते हैं न्यू ह्यूमनिज्म, उसमें ये टर्म वो लिखते हैं, कहते हैं कि रेडिकलिज्म थिंक्स इन टर्म नाइदर ऑफ नेशन नॉर अ क्लास, इट्स कंसर्न इज मैन एंड इट्स कंसर्न फ्रीडम एज ए फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो रेडिकल जो सोचते हैं वो ना तो राष्ट्र के टर्म में सोचते हैं, ना तो क्लास के टर्म में, वो ह्यूमंस को कंसर्न लेकर सोचते हैं। उनका कंसर्न जो होता है ह्यूमंस के इंडिविजुअल्स की फ्रीडम होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट के पीवाईक्यू का पार्ट 8 वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद, थैंक यू।